वेलकम टू न्यूमेरिकल मेनिया, आपकी अपनी पाठशाला। आज हम सेट्स का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। सो ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल्स क्या होते हैं? ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल्स, तो यहाँ से हम ओपन एंड क्लोज्ड वर्ड से ही उसका जो टॉपिक है उसकी हेडिंग पढ़ो और उसी से वर्ड का मीनिंग भी निकल जाता है। तो ओपन का मतलब क्या होता है कि अगर हम सपोज करो ए बी को, एक रियल नंबर है हमारा आर और ए स्मॉलर देन बी है। सो अगर मैं यहाँ पर उसे डिनोट करूँ ए कॉमा बी से, सो उसके एंड पॉइंट्स अगर हमारे ये कर्ली या एक कर्व्ड ब्रैकेट अगर लगते हैं, इसका मतलब कि मेरे वो एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। जहां पर कर्व्ड ब्रैकेट होंगे वहां पर वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर ए है, ए पे यहाँ पर सर्कल लगा हुआ है, तो ये सर्कल जो है ये फिल नहीं है, ये सर्कल लगा हुआ है, इसका मतलब ये पॉइंट ओपन है। तो अगर मैं ए कॉमा बी ले रहा हूँ या अगर मैं कोई रिलेशन ले रहा हूँ कि ए कॉमा बी है, तो यहाँ पर हमारे इसके अंडर ना ए इंक्लूड होगा और ना बी इंक्लूड होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्लोज इंटरवल क्या होता है। तो क्लोज मतलब होता है मैं एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर सर्कल को फिल कर दिया है ए और बी को, तो ये इस तरीके से हम डिनोट करते हैं क्लोज्ड इंटरवल। फिर कुछ कंडीशन ऐसा आ जाती है कि एक पॉइंट हमने इंक्लूड किया और एक नहीं किया, तो उसको भी देख लेते हैं कैसे होगा। तो अगर मैंने यहाँ ए इंक्लूड किया तो उसको मैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से ऐसे दिखाऊंगा, और अगर बी इंक्लूड नहीं किया तो उसको कर्व से। बेसिक सेम रहेगा, बस अब यहाँ पर हमने क्लोज एंड ओपन की मिक्स कर दिया है। तो ए पे हमारा फिल्ड सर्कल आ गया और यहाँ पे बी जो है हमारा अनफिल्ड आ गया या फिर ये हॉलो सा आ गया। तो रेक्टेंगुलर ए और बी, इसका मतलब जहां पर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का यूज हुआ है वो हमारा इंक्लूड होगा और जहां पर कर्व्ड ब्रैकेट का यूज हुआ है वो हमारा इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ए इंक्लूड नहीं है और बी हमने इंक्लूड करा है, तो हम क्या कह सकते हैं ए एक्सक्लूडिंग और बी जो है हमारा इंक्लूड करा है हमने। तो यहाँ पर डिनोशन कुछ इस तरीके से है, ए को हमने सर्कल है उसके अंदर कुछ भी फिल नहीं किया और बी हमारा फिल्ड है। सो इस एग्जांपल में देखो यहाँ पर हम अगर 0 से 2 हमने ले रखा है, अगर तो रेक्टेंगुलर है इसका मतलब मैंने 0 इंक्लूड करा है, 0 भी मेरी कोई वैल्यू होगी, और 2 अगर रेक्टेंगुलर है तो मैंने 2 को इंक्लूड किया है। अगर यहाँ पर कर्व्ड का यूज होता है तो नॉट 0, मतलब वैल्यूज होंगी 0 से 2 के बीच में जरूर होंगी लेकिन उसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। वैसे ही अगर यहाँ पर 2 के अराउंड कर्व ब्रैकेट आ गया तो वैल्यूज जरूर होंगी लेकिन 2 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? तो अब हम डिस्कस करते हैं वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम्स क्या होते हैं? सेट्स की रिलेशनशिप को हम वेन डायग्राम, कुछ डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं को हम वेन डायग्राम्स कहते हैं। ठीक है? और वेन डायग्राम्स जनरली रेक्टेंगुलर शेप्स में होते हैं या फिर क्लोज्ड कर्व्स सर्कल्स के शेप में होते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर हो गया और ये सर्कल्स हो गए। तो सर्कल्स हमारे सेट्स हैं और उसके ऊपर ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट हम रेक्टेंगुलर शेप में ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर अगर एक एग्जांपल देखो, यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स दे रखे हैं और सबसेट ए है जो उसके एलिमेंट दे रखे हैं 2 4 6 8 10। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल देखूं तो देखो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट मैंने रेक्टेंगुलर से रिप्रेजेंट किया और मेरा ए जो उसका सबसेट था वो मैंने सर्कुलर से रिप्रेजेंट किया, सर्कल से। क्लियर? तब हम आ जाते हैं यूनियंस ऑन सेट्स। यूनियंस ऑन सेट्स क्या होता है? तो अगर मैं ए बी सेट्स, दो सेट्स ले रहा हूँ और उनकी यूनियन कर रहा हूँ, तो यूनियन जो होगी उसके सारे एलिमेंट्स आएंगे। पर एक चीज यहाँ याद रखने की जरूरत है कि एलिमेंट्स अगर जो रिपीट हो रहा होगा वो सिर्फ हम एक ही बार कंसीडर करेंगे। सो अगर यहाँ पर सिंबल की बात करूँ, यू इसका सिंबल होता है, इससे हम यूनियन डिनोट करते हैं। सो ए यूनियन बी हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर हम एक यहाँ न्यूमेरिकल देखें जिसमें ए सेट हमें गिवन है और बी सेट गिवन है, अगर मुझे इसका यूनियन करना है तो देखो मैंने यूनियन करा। अब इसके 6 8 जो एलिमेंट था वो रिपीट हो रहे हैं, मींस वो इसके कॉमन है, तो वहां पर अगर हम जनरली देखेंगे तो वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर यूनियन करूंगा तो क्या बोला था? रिपीट एलिमेंट्स सिंगल टाइम्स ही लेंगे हम, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। तो अगर एक बार लेंगे तो ए यूनियन बी क्या होगा? 2 4 6 8 10 12, ये उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर? अब हम आ जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं यूनियन की। सो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, इसको हम कॉम्यूटेटिव लॉ से समझते हैं क्या होता है।
तो कॉम्पिटिटिव लॉ क्या कहता है, अगर मैंने नंबर स्वैप भी कर दिए तो भी मेरा आंसर सेम ही आएगा। तो देखो अगर यहाँ पर हम ए से बी, देखो अब ए की तरफ से देखो ए यूनियन बी ये होता है, लेकिन अगर मैं वहीं बी यूनियन ए करूँ, मैं बी की साइड से देखूँ तो भी सेम फिगर आ रही है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एसोसिएटिव लॉ से क्या कहता है। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि मैंने नंबर्स को किस तरीके से ग्रुप किया है, मतलब किसको पहले अप्लाई किया है, किसको पहले कैलकुलेट किया है, किसको बाद में। तो अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं तो यहाँ पर अगर मैं ए यूनियन बी पहले करूं और उसके साथ फिर सी का यूनियन करूं तो मेरा कुछ ये डायग्राम बनेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि मैं बी यूनियन सी पहले कर रहा हूं और उसके बाद ए यूनियन से ऐड कर रहा हूं, तो ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी भी सेम डायग्राम आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सेम सेम है दोनों के दोनों। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ए यूनियन, ये हमारा होता है एम्प्टी सेट, या फिर हम इसको आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हैं। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट मींस होता है कि अगर मैं किसी भी चीज को जीरो से ऐड करता हूं तो ऑलवेज वो सेम चीज आएगी। अब ए यूनियन ए होता है, ये आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, आइडेम्पोटेंस होता है कि अगर मैं किसी ऑपरेशन को मल्टीपल टाइम्स भी अप्लाई कर रहा हूं और उसका जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं हो रहा है, वही वैल्यू आ रही है, तो उसको मैं बोलता हूँ आइडेम्पोटेंस। यहाँ पर देखो अगर मैं ए एक सेट ले रहा हूँ उसके साथ मैंने ए का ही यूनियन कर दिया तो ऑब्वियसली मुझे ए ही मिलेगा, तो इसको मैं क्या कहता हूँ, आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूनिवर्सल सेट का यूनियन मैं ए से कर रहा हूँ तो वो ऑब्वियसली यूनियन ही आएगा। अगर मैं एक रेक्टेंगुलर शेप लूँ उसमें ए एक सबसेट है, उन दोनों का यूनियन करूंगा तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप ही होगी।